खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बेटी की शादी के लिए लिया लोन, लेकिन ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। तुलेड़ा निवासी पीड़िता ने करवाई FIR। रशिया में मृत मेडिकल स्टूडेंट की शव वापसी की मांग पर बाजार रखे बंद। लक्ष्मणगढ़ में बेमियादी धरना भी हुआ आरंभ। एक बांध में मिली थी लापता युवक की लाश। शहर में वाहन चोरियों का सिलसिला फिर हुआ आरंभ। कार, स्कूटी सहित बाइक हुई पार। और एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइव अभियान हुआ आरंभ। और स्पीड में गाड़ी नहीं चलाने को लेकर भी की समझाइश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के तुलेड़ा गांव निवासी महिला ने बेटी की शादी के लिए बैंक से 1.25 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन उसके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। महिला धनवती पिछले महीने 16 अक्टूबर को बैंक से यह ऋण लिया था। इसमें 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में कट गए और 1,20,000 रुपए उसके खाते में आए थे। इनमें से 30,000 रुपए महिला ने खर्च कर लिए, जबकि शेष 90,000 रुपए बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान खरीदने के लिए बचाए थे। महिला के अनुसार 7 नवंबर को उसके खाते से 6 ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे 90,000 रुपए निकल गए। जब मोबाइल पर पैसे कटने के मैसेज आए तो उसने बैंक जाकर जानकारी ली। बैंक ने खाता स्टेटमेंट देकर पुष्टि की कि सभी रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई है। पीड़िता धर्मवती ने बताया कि वह और उसका पति बेलदारी का काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से लोन मिला था। उनकी बेटी की शादी 29 नवंबर को है, लेकिन अब ठगी के बाद शादी की तैयारी ठप हो गई है। बैंक से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार को धर्मवती अपने परिवार के साथ थाना अधिकारी से भी मिली और कार्रवाई की मांग की। हमने बैंक से लोन लिया था, 25,000 मंजूर हुए थे, जिसमें 5,000 खर्चा आ गया, तो 20 थे। हमने 30,000 रुपये हमने निकाल लिए, तो 90,000 थे जो बैंक से कट गए। जो हमने एस्टीमेट निकलाया तो वो उसमें कटे दिखाए गए हैं। हमारे भतीजी की शादी, उसकी शादी के लिए हमने दहेज के सामान के लिए लिए थे, जो दोबारा बैंक में गए निकलवाने के लिए, तो उसमें से कट ले गए। ठगी हो गई सब। थाने में मुकदमा दे दिया है। हाँ, थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी परिजन और ग्रामीण रूस में मृत छात्र अजीत चौधरी के शव के इंतजार में हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर आरोप लगाए हैं कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद शव को भारत लाने की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि यह मेडिकल स्टूडेंट रशिया में लापता हो गया था। कई दिन बाद एक बांध में उसकी लाश मिली थी। मृतक के परिजन भूम सिंह चौधरी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार शव वापसी में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ऐसे में लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सभी व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसके अलावा स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अजीत का शव भारत नहीं लाया जाता और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल दूतावास स्तर पर हस्तक्षेप करे और शव को जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था करे। आज हमारे साथ पूरा लक्ष्मणगढ़ व्यापारी संघ, पूरा संगठन, पूरे अध्यक्ष, पूरे ब्लॉक, स्कूलें, सारी कॉलेजें, जितनी सब कुछ बंद करके ये सरकार को ये प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हमारा जो अजीत का शव है उसका पोस्टमार्टम करवा के जल्द से जल्द इंडिया लाए। केंद्र सरकार से भी हमारी यही अपील है। बार बार हम भूपेंद्र जी से मिल रहे हैं, हमें हमारे अजीत की डेड बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया मंगवाई जाए, उसको हम परिवारों को सुपुर्द की जाए। मतलब ये बात भूपेंद्र यादव जी से हम कई बार मिल चुके हैं, इस बात पर अपना ध्यान नहीं है उसका। वो पता नहीं किस तरीके से रंजिश निकाल रहा है या फिर कैसे क्या बात है, उनको समझ नहीं आ रहा। हमें ऐसा आश्वासन देता है कि कल ही डेड बॉडी को मंगवा।
अलवर शहर में वाहन चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीते 3 दिनों के दौरान 3 अलग अलग स्थानों से कार, बाइक और स्कूटी चोरी की वारदातें सामने आई हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना 8 नवंबर की रात को स्टेशन रोड स्थित एआरजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हुई। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी टाटा एल्ट्रोज कार पार्क की थी। अगली सुबह 9 नवंबर को वाहन गायब मिला। चोरी हुई कार संदीप सैनी के नाम पर पंजीकृत है। दूसरी घटना 9 नवंबर की सुबह लगभग 6 से 6:30 बजे कंपनी बाग के सामने हुई। यह एक महिला की हीरो स्कूटी चोरी हो गई। महिला ने बताया कि वह कुछ समय के लिए स्कूटी खड़ी करके अंदर गई थी, लेकिन लौटने पर वाहन गायब मिला। उधर 12 नवंबर की शाम करीब 8 बजे एक युवक मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करने गया था, लेकिन लौटने पर बाइक नदारद थी। तीनों ही घटनाओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर अलवर पुलिस और हाईवे अथॉरिटी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लेन ड्राइव नियम लागू किया है। इसके तहत आमजन को हाईवे पर तय लेन में चलने और ओवर स्पीड ड्राइव नहीं करने को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के सीईओ, ट्रैफिक इंचार्ज और हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी साझा प्रयास कर रहे हैं। एडिशनल एसपी कामली शरण गोपीनाथ ने बताया कि ओवर स्पीड वाले वाहनों को कैमरे से ट्रैप भी किया जाता है, जिससे चालान किए जा सके। एएसपी ने बताया कि अलवर में मिशन सेफ अभियान चल रहा है। अब राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने NHAI के साथ मिलकर लेन ड्राइव अभियान शुरू किया है। एक्सप्रेसवे पर प्रथम लाइन में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेलर और लोडिंग वाहन चलेंगे। इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित है। दूसरी लाइन में सामान्य मध्यम वाहन जैसे बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी। इसी तरह तीसरी लाइन में गतिशील वाहन जैसे कार, जीप आदि की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। चौथी लाइन और टेकिंग इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस आदि के लिए है। देखिए, आप सभी को पता है 4 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इसके अनुसार, निर्देशानुसार जो है वो पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अलवर जिले में माननीय एसपी साहब सुधीर चौधरी जी इनके नेतृत्व में सड़क सुरक्षा के चलते एक मिशन शुरू किया था, मिशन सेफ राइड। तो उसके अंतर्गत अलग अलग जो है वो अवेयरनेस भी चल रहा है और इसके अंदर जो है मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन के अंदर कार्रवाई भी चल रही है। उसी के अंदर एक नया कदम जो है वो ट्रैफिक इंचार्ज सीओ राजगढ़ और सीओ लक्ष्मणगढ़ और हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है वो एक लेन ड्राइव सिस्टम शुरू किया है, जिसमें पर्टिकुलर लेन में उसी मतलब जो दिशा, जो गति है उसका जो लिमिट है, उसी लिमिट से और उसी पर्टिकुलर व्हीकल को चलाना पड़ेगा। और उसको लेकर कल बहुत बड़ा विस्तृत कैंपेन किया गया, जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं और वहाँ की जो अथॉरिटीज है उनको जो उनके PTZ कैमरेज है और अलग अलग उनके जो कैमरे हैं उनके द्वारा जो इसका वायलेशन कर रहा है उनके खिलाफ चालान करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो आने वाले समय में जो है वो सड़क सुरक्षा को देखते हुए एक सेफ जो है वो ट्रैवल किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर भी हमारा जो है वो फोकस रहेगा। सर, लगातार जो दुर्घटनाएं हैं वो कई बार रात में हो गई, तो पुलिस की किस तरीके से निगरानी रहेगी? देखिए, जहां जहां एक्सीडेंट हुए हैं उन सभी स्पॉट का जो है प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो है वो विजिट करके और वहां का एनालिसिस किया जा रहा है। जहां जहां आपको लग रहा है कि स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां स्पीड ब्रेकर बनाना, जहां स्पीड ब्रेकर क्षतिग्रस्त हुआ है उसको पुनः करना, लाइट जो है वो लाइट को शुरू कर देना, कलरिंग करना और साइनेज बनाना, इस तरह से जो अलग अलग है वो कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग रोड ओनिंग एजेंसीज है वो पुलिस के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर जो है वो किस तरह से जो सड़कें हैं वो सेफ हो सकती है, इसके बारे में जो काम। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने MF हुसैन की करोड़ों रुपए मूल्य की पेंटिंग वापस नहीं करने के मामले में आदेश जारी किया है। अदालत ने कोर्ट मजिस्ट्रेट का पूरा आदेश रद्द करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार पूर्व मंत्री सिंह ने पेंटिंग अपनी मां से उधार ली थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उसे वापस नहीं किया। इस संबंध में रोहित सिंह महियारिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। मार्च माह में रही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप वाली शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। विशेष अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा झूठे आश्वासन देना, बार बार कहने पर भी पेंटिंग नहीं लौटाना और अंत में इनकार करना आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में आता है। अदालत ने माना कि आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा गया है। वहीं शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को 25 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मिलकपुर में बुधवार शाम एक सड़क हादसा हो गया। यहां खेत में जा रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग लच्छू को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत परिजनों को सूचना दी। घायल के पुत्र लेखराम के अनुसार हादसे के बाद बाइक चालक मौके से भाग गया। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल लच्छू को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में सड़क पर स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाए जाएं। ये हुई थी बाइक से मिलकपुर से आ रहे वाली साइड, बाइक वाला एक्सीडेंट कर गया। उसके बाद आपको कैसे पता लगा? कोई पड़ोसी ने फोन करा था, भाई ये से एक्सीडेंट हो गया, इसको ले जाओ। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? रामगढ़ ना सीधे अलवर लाए। रामगढ़ में कभी कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, डॉक्टर बताए फ्रैक्चर होगा, अलवर ले जाओ इसको। या वहाँ रेफर कर दिया? अब मना कर दी उसने, मिलकपुर डॉक्टर ने अलवर ले जाओ। रेलवे लेके आ गए। हाँ, पट्टी पुट्टी बांध दी वहाँ पे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भरतपुर सांसद संजना जाटा को एआईसीसी का सचिव नियुक्त किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में सह प्रभारी का भी जिम्मा दिया है। वे मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ युवाओं और महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी। इससे एक दिन पहले ही संजना को हिमाचल प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान के तहत डीसीसी अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी दी गई थी। गौरतलब है कि संजना जाटव ने जिला परिषद सदस्य रहते हुए 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से हार गई थी। इसके एक साल बाद कांग्रेस ने भरतपुर लोकसभा से टिकट दिया और संजना यहां से सांसद निर्वाचित हुई थी। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को सवाई माधोपुर जिले के पीली घाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं घड़ियाल के बच्चों को चंबल नदी में छोड़ा। मंत्री शर्मा ने कहा कि चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा धरोहर है। यहाँ घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीवों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण को प्राथमिकता में रखकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चंबल नदी क्षेत्र में अवैध शिकार और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निरंकुश सरकार को न्यायालय की अवमानना का भी भय नहीं है। वहीं कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष को तैयार है। जूली ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की नाम पट्टिका से राजीव गांधी का नाम हटाए जाने की निंदा की है। इससे पहले सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र किए जाने के आदेश के खिलाफ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर पूर्ववत नाम रखे जाने के निर्णय के बाद सरकार को भी यह निर्देश देने पड़े, लेकिन इसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा आदेश जारी करवाकर इन केंद्रों की मरम्मत एवं रंग रोगन की आड़ में नाम पट्टिका से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने फिर से यह नाम जोड़ते हुए पहले की तरह नाम पट्टिकाएं बनवाए जाने की मांग की है। फॉरेस्ट बॉय हार्टफुलनेस द्वारा 16 नवंबर को अलवर शहर में 2 किलोमीटर के ग्रीन हार्टफुल रन का आयोजन होगा। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, अधिक से अधिक पौधरोपण के जरिए प्रदूषण स्तर को कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहीद स्मारक कंपनी गार्डन से सुबह 6:30 बजे यह दौड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सामूहिक दौड़ के समापन पर हुड्डा सहित विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा द्वारा पौधरोपण किया जाएगा। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत में 119 और राजस्थान में 51 स्थानों पर आयोजित हो रही इस दौड़ के पिछले 3 आयोजनों में लाखों प्रतिभागियों ने शिरकत की है। उधर राजगढ़ के माचाड़ी चौक श्री गणेश पोल से भी ग्रीन हार्टफुलनेस रन 16 नवंबर सुबह 7 बजे शुरू होगी। यह दौड़ चौपड़ बाजार सहित प्रमुख स्थानों से होते हुए स्टेशन के समीप किडजी स्कूल पर संपन्न होगी। दौड़ में प्रतिभागियों को राजगढ़ में भी उत्साह नजर आ रहा है। अलवर की मंगल विहार कॉलोनी में गड्ढों और कचरे से जनजीवन बेहाल है। विभागीय लापरवाही से हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। इसके 5 यानी मंगल विहार कॉलोनी की 20 फुट सड़क पर गहरे गड्ढे और जगह जगह फैला कचरा स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहाँ शहर के सौंदर्यकरण के तहत दीवारों पर बनाई गई रंगीन पेंटिंग्स के नीचे कचरे के ढेर नजर आते हैं। कॉलोनी निवासी जागरूक नागरिक अविनाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार यूआईटी, नगर निगम और संपर्क
पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कभी यूआईटी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल देते हैं तो कभी पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है कि गड्ढे भर दिए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं होने के कारण रात्रि के समय वाहन चालक अक्सर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। जी हाँ, मैं मंगल विहार स्कीम 5 से, मेरा नाम अविनाश है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और दिक्कत ये है कि इस स्कीम में ये देखिए, मैं आपको अनुमान देता हूँ। जैसे ये गड्ढा है सड़क के बीच में, ये बीच में ये 2 व्हीलर के चलने की लाइन है, 2 पहिया वाहन इस लाइन में चलते हैं और एक ही लाइन के अंदर ये 4 गड्ढे एक साथ बने हुए हैं और इनमें से 2 पहिया वाहन बचने के लिए साइड में होते हैं, तो पीछे के वाहन उनमें टक्कर मारने की पूरा अंदेशा रहता है। रात के टाइम में ये गड्ढे दिखते नहीं हैं, जिससे कई बार मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। इसके अलावा आगे 2-3 और जगह 1-1.5 साल से गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें 6 इंच से लेके 8 इंच तक के गहरे हैं और कई बार उनके लिए उच्च अधिकारियों को कहा गया है। संपर्क पोर्टल पे भी कई बार एप्लीकेशन दिया गया है, अखबार में भी आया था यूआईटी के हवाले से कि मंगल विहार में गड्ढे भरने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। लेकिन मैंने देखा है कि, और आप भी देखेंगे कि कोई गड्ढे भरे नहीं हैं, बच्चे उनमें स्लिप होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रात को जब टहलते हैं तो वो उनमें फिसलते हैं और बहुत ही लोगों को नुकसान है, बहुत ही आने जाने वाले नागरिकों को परेशानी होती है इन गड्ढों की वजह से। तो मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से ही सही कि इसमें तारकोल डाल के और कंक्रीट डाल के इन 4-5 गड्ढों को रिपेयर करवा दे मंगल विहार में, तो एक जनहित में अच्छा काम होगा। नगर विकास न्यास और नगर निगम इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हुई है। मैंने संपर्क पोर्टल पे भी डाला था, लेकिन वहां से अनुचित जवाब, मैं ये उचित नहीं बोल रहा हूँ कि उचित जवाब नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ इतना अनुचित जवाब दिया है कि ऐसा लगता है राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे विधायक और माननीय सांसद को बदनाम करने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि नगर निगम की ओर से पेंटिंग की गई और उसके बाद वहाँ कचरा डाल के उसकी हाँ, नहीं, वो डाल के नहीं, नगर निगम की तरफ से बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर इससे मंगल विहार की गवर्नमेंट प्रेस वाली दीवार बना दी उन्होंने। लेकिन वहां पे जो पहले मलबा पड़ा हुआ था दीवार के साथ, 4 फीट ऊंचा, 5 फीट ऊंचाई तक मलबा पड़ा था, अगर उस मलबे को हटा देते और हटाने के बाद में उसमें वो पेंटिंग करते तो पेंटिंग कंप्लीट होती। आप सोचिए, जिस दिन वो मलबा हट जाएगा तो वो एक भद्दा सा पैच वहां पे पेंटिंग में दिखेगा, तो उसका पूरा जितना सुंदर बनाना चाहते थे वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो मेरा आग्रह है नगर निगम से भी कि जहां भी पेंटिंग करवाएं, इस तरह के मलबे को दीवारों से हटवा के और वो पूरा का पूरा पेंट करवाएं। भारत के खेल मंत्रालय की ओर से महिलाओं में खेलों को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से खेल प्रतियोगिता अस्मिता के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से राजस्व मैदान पर आयोजन होगा। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि इसमें 14 वर्ष और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए एथलेटिक्स प्रतियोगिता की जाएगी। साथ ही बालिकाओं को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किए जाएंगे। वहीं चयनित बालिकाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। RR कॉलेज ग्राउंड पर अस्मिता लीग का आयोजन होगा, जो लड़कियों के लिए है 14 साल से कम और 16 साल से कम। इस प्रतियोगिता के दौरान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेडल दिए जाएंगे और इस प्रतियोगिता में बच्चियों का चयन किया जाएगा, प्रतिभा चयन। जिनका चयन होगा वो बच्चियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचिंग सेंटर पर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग लेंगी और सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। ये इसमें से प्रतिभाओं को निकालने के लिए ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने योजना बनाई है कि अलवर से जितनी भी जिला लेवल की कोई प्रतिभा है तो वो सामने आए और उसको हम ट्रेनिंग देंगे हमारे स्तर पर। उधर कैप्टन उमराव लाल सैनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव को पत्र भेजकर अस्मिता लीग को 14 के बजाय 16 नवंबर को कराने का आग्रह किया है। सैनी के अनुसार 14 और 15 नवंबर को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सांसद खेल उत्सव होना है। ऐसे में अस्मिता लीग प्रतियोगिता की तारीख 16 नवंबर करने का अनुरोध किया गया है।
अलवर के जैन नसियाजी वाटिका के पीछे सैयद बाबा की मजार पर गुरुवार को विशाल अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सैयद बाबा मजार के सेवादार अमरदीन ने बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली के त्योहार के बाद यह आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व सुबह बाबा की मजार पर इबादत के साथ भोग लगाया गया, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। दिवाली के बाद में अन्नकूट होता है। अन्नकूट का प्रोग्राम है, खड़ी बाजरा मूंग चावल सब मिक्स है, हर साल करते हैं। आज सुबह क्या क्या किया गया? आज सुबह भोग लगा के चालू कर दिया है। हाँ, कितने संख्या में? और करीब 2,000 आदमी ने निमट गया। अब तो करते हैं हर साल करते हैं सब। किसके सहयोग से होता है? ये सब आप लोग सबों के मिलकर सहयोग से होता है सर। प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रतिवर्ष किया जाता है हर साल। अलवर नगर निगम की टीम ने गुरुवार को भटियारों वाली गली स्थित गोदाम से 200 किलो से अधिक पॉलीथीन जब्त की है। निगम की टीम ने इस गली से केरलगंज, आटी वाली गली, पंसारी बाजार और नगर निगम के आसपास के बाजारों में निरीक्षण किया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों से समझाइश की गई। इस निरीक्षण से दुकानदारों में खलबली मच गई और वे पॉलीथीन छुपाते हुए नजर आए। आज हमने कटले में सिंगल यूज प्लास्टिक पे कार्रवाई की है, जिसमें हमने सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है और चालान भी काटे हैं। हमने आज 2600 रुपये के चालान काटे कटले के अंदर, और जितने भी हमें एक गोदाम भी मिला है जिसमें हमें काफ़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक मिली है, जिसे भी हम जब्त करके लेके आए हैं। और हमने दुकानदारों से समझाइश की है कि जो भी प्लास्टिक यूज़ में लो वो 120 mm से ऊपर की लीजिए। 120 mm से नीचे में किसी भी तरह के प्लास्टिक काम में ना ले, पन्नी जो भी है। और दुकानदार मान भी गए इस बात के लिए कि कपड़े के थैले या 120 mm की प्लास्टिक की पन्नी ही यूज में करेंगे, इससे नीचे की नहीं। कौन फर्म थे मैडम जिसकी निकले ये शायद तो कोई पदम जैन है, पदम जी हैं, उनके हमने गोदाम पकड़ा है और वहाँ से हमें ये सब चीजें मिली है। अंदाजा कितना वजन होगा मैडम? अंदाजन 200 किलो के लगभग है। और अभी हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे। इसलिए सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि या तो कागज के थैले यूज करें, कपड़े के थैले यूज करें, लेकिन प्लास्टिक पन्नी यूज ना करें। गौरतलब है कि अलवर में सब्जी मंडी से लेकर तमाम दुकानदार पॉलीथीन में ग्राहकों को सामान देते हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके अलावा गायें भी इन पॉलीथीन को खाकर बीमार हो रही हैं। प्याज की फसल किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का सबब बन गई है। बीजवार नरुका निवासी राजपाल ने बताया कि उन्होंने 5 बीघा में प्याज की फसल लगाई थी, लेकिन इस बार प्याज के दाम इतने घट गए कि वे इसे फेंकने को मजबूर हैं। वहीं महिला भगवानी ने बताया कि घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। मंडी में प्याज के जो दाम मिल रहे हैं उससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मुआवजे का आग्रह किया है। खेड़े की मंडी में कल लेके गया हूँ मैं, कुछ ना के बरोबर वो सही, कुछ फैल गई, कुछ गाय को घेर दी और कुछ नहीं पटा साहब हमारे लिए। सरकार ने कुछ मुआवजा नहीं दिया किसी भी। हम जमींदार हर तरह की पैसा लगाती, दवा में भी बराबर दवा देते, बराबर उसमें खर्चा उठाते हम लोग, और फिर भी हमारे लिए किसान के लिए साहब बहुत ज़्यादा हम दुखिया हैं। सब जमींदार कोई रोटी नहीं खा रहा है। हाय हत्या रोजीना होती है। प्याज लगाई थी आपने? 5 बीघा प्याज थी मेरे पास। अब कितनी हुई उसमें? अब उसमें कुछ ना के पर कुछ नहीं हुई, सब सारी नष्ट होगी। गलत, बिल्कुल गलत, उसमें गड़ गए सारे खेत में गाय भैंस। किस भाव से ले रहे हैं आपसे? हैं प्याज किस भाव से ले रहे हैं? 200 रुपया मन। 200? हाँ, माला खेड़े की मंडी में 200 रुपया मन। तो लागत भी नहीं निकल रही है? कुछ लागत नहीं है साहब, ना के बरोबर वो से फेंक दी। प्याज की फसल लिया था तो प्याज अब कहीं तो प्याज गिरी, 15 साल पहले गिरी तो भी टोटो गई, और अब कहीं गिरी तो अब कहीं भी घर से बाबा है। इनको कोई उदाहरण नहीं कौन। अब मैं तो पहली टोटा में थी गरीब, ना कोई कुमा वाला ना था माँ। कितनी प्याज लगाई थी? कितना हमने गिरी 2 बीघा 2.5 बीघा प्याज। तब नुकसान कितना? नुकसान तो सारा ही गयो। तब देख लो कितनो फसल में कितना नुकसान लगा, कम से कम 50,000 तो आ जाए थे बाबा खर्च इतना। हाँ, तो सरकार से मुआवजे की हाँ। क्या करोगे? अब सरकार देगी तो दे तो बढ़िया से गरीब आदमी को गुजारा हो जाए। हाँ, नहीं तो गाँव में तो गया ही बीमार होगा प्याजन देख कर। किस भाव से नहीं मिल रही है अभी तुमको जो दे रहे हो? अभी बेची कर दिया 4 रुपया किलो, 2 रुपये किलो प्याज जारी दे जनता की। जो मेरे तो खेत में पड़ी मत के ना काटी।
अलवर नगर विकास न्यास में एडवोकेट ममता दीक्षित सहित कुल 5 लोगों को विधिक पैनल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दीक्षित को यूआईटी में यह पद दिए जाने से अपर लोक अभियोजक एडवोकेट ओमवीर यादव सहित एडवोकेट रेखा यादव ने खुशी व्यक्त की है। वहीं एडवोकेट रेखा ने यूआईटी में उन्हें यह जिम्मेदारी देने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। मैं एडवोकेट ममता दीक्षित और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यूआईटी का पद गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। मैं स्पेशल थैंक यू देना चाहूँगी मेरे भाई साहब, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय भाई साहब को और केजी भाई साहब को और मेरे भाइयों को। उन लोगों सबकी वजह से, उन सबके सहयोग से आज मुझे ये पद प्राप्त हुआ है और मैं इस पद के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य का निर्वहन करूंगी। आज ममता दीक्षित तो खुश है ही है, उसके साथ हम भी बहुत खुश हैं। कई दिनों से प्रयासरत थे, करीब इनको 2 साल हो गई है। यूआईटी ने आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इनको मध्यस्थता में भी एक साथ दो इनके साथ खुशी आई है। एक मध्यस्थता में इनको मेंबर बनाया है और एक यूआईटी में बनाया है। इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और मुझे विश्वास है ये अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगी और जो जिम्मेदारी है दी है इनको, उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वाह करें। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम जारी है। वहीं बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। सभी बीएलओ मतदाताओं के घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिसमें से 1 प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी। वहीं भाग संख्या 35 की बीएलओ सीमा मीणा ने बताया कि यह प्रपत्र 4 दिसंबर तक भरवाए जाएंगे। वहीं सभी भरे हुए गणना प्रपत्रों को इकट्ठा कर ECIENT ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नमस्कार, मैं भाग संख्या 35 से बीएलओ सीमा मीणा बोल रही हूँ। मेरी ड्यूटी अभी मैं एज ए बीएलओ काम कर रही हूँ अपने फील्ड के अंदर। सरकार का आदेश के अनुसार हमें घर घर जाके गणना प्रपत्र उनको देने हैं, फिर वो उनको भर के फिर हमें 1 कॉपी 2 कॉपी उनको देनी है। उसमें फ़ोटो वगैरह लगेगी, वो हमको सबमिट करवाएंगे। उसको ऑनलाइन भी करना है, अपलोड भी करना है। कब से चल रहा है ये काम? दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। ये 1 महीने का कार्यक्रम है। अच्छा, कितने फॉर्म हैं अब तक? मेरे पास में 1453 वोटर है, जिसमें से 800 फॉर्म मेरे पास में कलेक्ट होके आ गए हैं। बाकी के अब धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके अंदर 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर इनका मिलान करके पुनरीक्षण करके कार्यक्रम चलाया गया है। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उनकी मैपिंग तो हो जाएगी 2000 लिस्ट से, लेकिन जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है उनके फादर के साथ में मैपिंग की जाएगी। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को चर्म रोग जांच एवं दंत रोग शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 9 से 12 बजे तक लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस शिविर में डॉक्टर ध्रुवी भारद्वाज एवं डॉक्टर शैली जैन द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। लेवल प्रथम शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अलवर में यह ज्ञापन अतिरिक्त जिला प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष धनेश कुमार मीणा सहित देवेश अवस्थी, राजू यादव, संजू कुमारी, राधा गुजर, मौसम खान, हेमेंद्र जैन, पुष्पेंद्र कुमार और राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र अभ्यर्थी किसी भी ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा के अनुसार इंटरव्यू के आधार पर सफल रहे अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी फाइलों को लोन के लिए बैंकों में भेज दिया गया है। इस योजना में युवा स्वरोजगार कर सकते हैं। बेरोजगारी को देखते हुए युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए यह रोजगार परक योजना शुरू की गई है। विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है उसमें सर क्या प्रोग्रेस है, कितने आवेदन आए, क्या जानकारी है? विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च की है और इसका क्रियान्वयन चालू कर दिया है। और अभी हमने रिसेंटली 7 नवंबर को DLTFC की मीटिंग करवा के और एप्लीकेशन बैंकों को स्पॉन्सर्ड कर दी हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के युवा युवती जो भी अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं
वो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं। इस योजना अंतर्गत 7 से 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान है और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% मार्जिन मनी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। ST SC महिला ये यदि 1 करोड़ से ऊपर लोन लेते हैं तो 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है। तो ये योजना अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए जो भी युवा अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। किसी भी ई-मित्रा के माध्यम से SSO राजस्थान पर जाकर ये अपना आवेदन कर सकते हैं और अपना स्वयं का व्यवसाय। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं।
हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कबर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सिंचाई विभाग द्वारा रबी की फसल में सिंचाई के लिए सिलीसेट झील की नहर गुरुवार को खोल दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। इस अवसर पर सहायक अभियंता सुभाष चंद्र शर्मा, कनिष्ठ अभियंता नीरज शर्मा, कनिष्ठ सहायक अभियंता मीणा और मेट श्री राम गुजर सहित काश्तकार एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। जैसे ही नहर में जल प्रवाह शुरू हुआ, किसानों ने खुशी जताई, साथ ही मिठाई वितरित की गई। सिंचाई शुरू होने से क्षेत्र में फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी। यहाँ अब रात दिन लोअर नहर से सिंचाई के लिए पानी चलेगा। फरवरी के अंतिम दिनों तक काश्तकारों की मांग के अनुसार पानी छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों रबी की फसल गेहूं और जौ में पलेवा होना है। साथ ही सरसों एवं चने की फसल में सिंचाई की जानी है। रियासत काल से सिंचाई के लिए नहर को खोलने का सिलसिला चला आ रहा है। वहीं मौजूदा सीजन में पानी खोलने से पहले नहर की सफाई कर ली गई थी। सिंचाई विभाग के जेईए नीरज शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मुड़िया गांव में श्रीमद् भागवत कथा समारोह जारी है। गुरुवार को भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जेल में जन्म लिया। भक्तों की रक्षा के लिए वह पृथ्वी पर अवतरित हुए। कथावाचक आचार्य श्री निवास शर्मा ने कथा से जुड़े प्रसंगों का वाचन किया। वहीं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों पर महिलाओं ने भाव विभोर कर नृत्य किया। श्रद्धालु नरेश कुमार चौधरी, शेर सिंह, विजय कुमार मीणा और दिनेश चौधरी आदि ने बाल कृष्ण की पूजा अर्चना की। यह कथा दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाती है। मालाखेड़ा और मुड़िया के बीच में बनाया गया स्पीड ब्रेकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। यहाँ व्हाइट पट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही डामरीकरण की पट्टी ऊंची बनाई गई है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना संभावित क्षेत्र स्टेट हाईवे 44 पर मुड़िया पेट्रोल पंप के समीप स्पीड ब्रेकर की 6 डामरीकरण पट्टी बनाई गई है, लेकिन इसके आगे पीछे येलो एवं व्हाइट प्रिंट नहीं किया गया। साथ ही रिफ्लेक्टर भी नहीं बनाए गए। स्टेट हाईवे 44 का निर्माण करने वाली एजेंसी की ओर से स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और इसमें 6 पट्टी बनाई गई है। मौजूदा हाल में स्पीड ब्रेकर दूर से नजर नहीं आते और हादसे का खतरा बना हुआ है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर ने बुधवार को इन सड़क मार्गों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। उधर मालाखेड़ा से शामगंगा जाने वाले इस मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों ने यहाँ स्लोप वाली स्पीड ब्रेकर सहित येलो और व्हाइट पट्टी बनाने पर जोर दिया है। स्टेट हाईवे 44 का ये मालाखेड़ा से मौजपुर जाने वाला सड़क मार्ग है और यहाँ पर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद एजेंसी की ओर से स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ ब्रेकर बनने के बाद उसके साइड में से भी वाहनों को निकालने में लोग लगे हुए हैं। और देखना है कि यहाँ एक पट्टी अभी येलो और वाइट की नहीं बनाई गई है, जिससे अभी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ ब्रेकर है, तो वो पट्टी भी यहाँ बनना ज़रूरी है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़, मुंडिया स्टैंड से। उमरान पंचायत समिति में गुरुवार को उपखंड स्तर की जन सुनवाई संपन्न हुई। हर महीने के दूसरे गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होता है। वहीं विभिन्न पंचायतों से पहुंचे परिवादियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। यहां मौजूद अधिकारी पप्पू राम यादव ने बताया कि मौके पर ही समस्याओं का निदान किया जा रहा है। अभी तक 4 परिवार प्राप्त हुए जिनको अभी मौके पर विस्तारित करवाया जाए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई, हाँ, उपखंड स्तरीय जन सुनवाई श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता। कौन से महीने के दूसरे गुरुवार को आज अभी और भी परिवार आने, हाँ, 2 बजे तक चलेगा।
जिले के किसानों को इस वर्ष लाल प्याज की खेती में दोहरी मार झेलनी पड़ी है। पहले उन्हें बरसात की वजह से उत्पादन अच्छा नहीं मिला और अब मंडियों में उचित भाव नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले वर्ष दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के व्यापारी किसानों के खेतों में ही आकर प्याज की फसल को खरीद रहे थे, लेकिन अब यह सिलसिला नहीं दिखता। इस वर्ष किसानों के लिए लाल प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित हुई है। ग्रामीण मनोहर लाल के अनुसार इस बार क्षेत्र में प्याज की बम्पर बुआई की गई थी, लेकिन बरसात के चलते फफूंद जनित रोग लगने से काफी फसल नष्ट हो गई थी। उधर किसान महेश पटेल का कहना है कि लाल प्याज मंडी तक ले जाने में भाड़े का खर्च तक नहीं निकल पा रहा। किसान मर गया बिल्कुल एकदम। अभी इनमें इतनी लागत आ रही है कि अभी प्रेजेंट में जो प्याज में फिलहाल जो लागत आ रही है उसकी भी भरपाई नहीं हो पा रही है, उसको भी घर से चुकाना पड़ रहा है किसान को। अभी किसान क्या करे? ये 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो ये प्याज बिक रही है और इसमें लागत है अभी फिलहाल 7-8 रुपये किलो की तो फिलहाल लागत आ रही है। बरसात के लेट तक होने से प्याज की फसल वैसे भी खराब हो गई तो उत्पादन बहुत कम हो रहा है। दूसरा, भाव इतने कम है कि किसान जो वर्तमान में प्याज को उपाड़ के कटाई और कट्टा भर के ले जाता है वो खर्चा भी किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को मजबूरन प्याज को जोतने का प्लान करना पड़ रहा है, पर किसान की आत्मा गवाही नहीं देती कि मैंने जो पैदा फसल की है उसको मैं जोतूं खेत में, इसलिए मजबूरी में ले भी जा रहा है, लेकिन उसको 2 पैसा मिल नहीं रहा, उसको मजदूरी पूरी नहीं मिल रही और जो पहले लागत आ गई 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति बीघा, वो तो उसके नुकसान, सीधा सा नुकसान है ही। जो मुख्य फसल प्याज की है इस बार बम्पर रूप से बोई गई थी। प्याज में करीब 50-60 हज़ार रुपये बीघा का खर्चा आया है। कुछ तो बारिश ने, मौसम ने प्याज खराब कर दी। दूसरा, भाव इस तरह का है कि किसान को रोने को मजदूर नहीं मिल रहे, कटाई और मंडी पहुंचाने तक का पैसा नहीं मिल रहा। किसान बुरी तरह से लुटा हुआ है, न तो माल निकल रहा है न भाव मिल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि वो विदेशों को भेजने का निर्यात करे, जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके। अलवर जिले की लाल सोना कहे जाने वाली प्याज इन दिनों किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि गत वर्ष इनको अच्छा भाव मिला था और इस बार भी अच्छे भाव की उम्मीद के सहारे इन्होंने अपनी लाल प्याज की खेती की है। जहां हम बता दें कि इस बार ना तो राम राजी हुआ किसानों के लिए और ना ही राज राजी हुआ है, क्योंकि बरसात अधिक होने की वजह से फसल गल चुकी थी और काफ़ी मोटी लागत लगाकर इन्होंने फसल बोई थी। और वहीं अगर सरकार की बात करें तो वो भी अच्छा दाम नहीं दे रही है किसानों को। तो हम किसानों की स्थिति दिखाएं तो अब किसान सुबह से अपने खेतों में परिवार से जुटे हुए हैं और यानी भूख प्यास सब छोड़कर पहले खेतों में जुटते हैं, फिर अपनी खेती के लिए लगते हैं। और देखा जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। जहाँ कभी भाव कम हो जाता है तो कभी ऊपर वाला रूठ जाता है। तो इसी वर्ष यही हुआ है कि ना तो सरकार दाम दे रही है और ना ही ऊपर वाले ने किसानों को बख्शा है, क्योंकि अनावश्यक कई बार ऐसी बरसात हो गई थी, उसके कारण ये जो लाल प्याज की खेती है पूरी तरह गल गई थी। अब मात्र अगर हम बात करें 1 बीघा में करीब 20 से या 25 कट्टे निकल रहे हैं, और अगर अच्छा फसल पैदा होती तो करीब 150 कट्टे 1 बीघा में आसानी से निकल सकते थे। तो अब यहाँ किसान है, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का भाव है, क्योंकि भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है और अपने घर से यानी कि पैसे दे रहे हैं। जी बताओ, कम भाव मिल 150 रुपया कट्टा तक बिक्री है, कोई दम नहीं, सारी है जो ऐसी तैसी कर रखी है। सरकार ने भी कोई व्यापारी नहीं आए, व्यापारी आए तो कहाँ से आए, सारा बॉर्डर सील कर रखे हैं। जमींदारों को तो इनने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। कई बार आए थे व्यापारी, कई बार बहुत व्यापारी आए थे, है जो खेतों में से प्याज खरीद के व्यापारी बंगाल भेज रहे हैं, नेपाल भेज रहे हैं। अच्छा, फिर भाव नहीं होने की वजह से नहीं, ना भाव होने की वजह से कोई व्यापारी नहीं है। व्यापारी जो खरीद लेता है तो उनको कहाँ भेजे इनको। कितनी लागत लग जाती है? लागत लगती है 1 बीघा में 2.25 लाख 1.5 लाख रुपया है जो, और अब प्याज बिक्री है जो 30-40 हज़ार रुपया। कुल मिलाकर अलवर में किसान प्याज की खेती कर खून के आंसू रो रहे हैं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंगली मेगा की कबड्डी टीम सांसद खेल उत्सव के दौरान रामगढ़ ब्लॉक में प्रथम रही थी। गुरुवार को भाजपा नीति रीता सेठी, प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार शर्मा, उप प्रधानाचार्य अंजू मीणा एवं स्टाफ द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। दल प्रभारी रिनेश फूल सिंह मीणा, आशुब खान, कबड्डी टीम के कप्तान ध्रुव सेठी और कोच रोहित का भी अभिनंदन हुआ। इस मौके पर रीता सेठी ने खेल उत्सव के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव का आभार जताया। साथ ही जिला स्तर पर भाग लेने के लिए आमंत्रण प्रदान किया। खैरतल तिजारा एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि ग्राम क्यारा में 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। एडीएम के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के जरिए भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन जन तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी क्रम में हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 1 से 15 नवंबर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 14 नवंबर को सुबह 11:15 बजे 2 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू होगी, जबकि 15 नवंबर को शोभा यात्रा सहित प्रमुख चौराहों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। उन्होंने अन्य आयोजनों की भी जानकारी दी। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामदयाल, जिला परिषद अधीक्षण अभियंता सहित पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी की मासिक बैठक आयोजित की गई। इसमें IIF 2025 के आयोजन में शामिल हुए औद्योगिक प्रतिभागियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नए सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। वहीं केंद्रीय बजट में औद्योगिक समस्याओं से जुड़े सुझावों को देने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान लीप पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर नितिन रस्तोगी को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है। इकाई द्वारा आगामी माह में जैम पोर्टल के सहयोग से एक सेमिनार भी की जाएगी। उधर रेल कैरेज फैक्ट्री अजमेर में भी लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने विजिट की, साथ ही आवश्यक जानकारी हासिल की। इस अवसर पर अध्यक्ष सरजीत यादव, RK गुप्ता, सुदेश अग्रवाल, राम प्रकाश गर्ग, विपिन चौधरी, प्रवीण लांबा और VK कपूर आदि मौजूद रहे। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार की अध्यक्षता में राजगढ़ स्थित सहायक निदेशक कार्यालय में मासिक क्लस्टर बैठक की गई। इसमें संयुक्त निदेशक उद्यान भरतपुर सहित सहायक निदेशक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हुए। तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही संयुक्त निदेशक योगेश कुमार शर्मा ने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। राजगढ़ क्लस्टर की फॉर्म पॉन्ड, तारबंदी और गोवर्धन जैविक उर्वरक गतिविधियों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। ऐसे में 15 दिन में लक्ष्य अर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उधर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार की अध्यक्षता में अलवर कृषि उपखंड की बैठक भी संपन्न हुई। इसमें विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा विभागीय योजनाओं की समस्त गतिविधियों की समीक्षा की गई। साथ ही निर्धारित लक्ष्य पूरे करने की हिदायत दी गई। कार्मिकों को यूरिया का वितरण अपनी निगरानी में करवाने के लिए भी कहा गया है। लायंस क्लब अलवर मत्स्य के सदस्यों द्वारा बुधवार स्थित कांजी हाउस नंदी गौशाला में स्कूली बच्चों का भ्रमण करवाया गया। R बालियान पब्लिक स्कूल के संचालक रविंद्र बालियान एवं असला बालियान के निर्देशन में भ्रमण संपन्न हुआ। इस दौरान बताया गया कि किस तरह यहां गोवंश की देखभाल की जाती है, साथ ही उनका उपचार किया जाता है। इस अवसर पर बच्चों को गौ रक्षा पर निबंध लिखने को भी कहा गया। निबंध प्रतियोगिता के विजेता को स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें मुख्य अतिथि PDG शशि गोयल और अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि क्लब अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल रही। मंच संचालन गिरीश गुप्ता ने किया। उधर कार्यक्रम संयोजक लॉयन सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि बुध विहार कांजी हाउस में 1 जुलाई से लगातार गौ सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के टॉपर सौरभ मीणा का चयन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में PhD के लिए हुआ है। सौरभ मीणा ने अपने दूसरे प्रयास में ही लोक प्रशासन विषय में नेट JRF परीक्षा उत्तीर्ण कर कनिष्ठ शोध वृत्ति प्राप्त की है। उन्होंने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महेश गोटवाल की गाइडेंस में नेट और JRF परीक्षा उत्तीर्ण की एवं इग्नू में PhD के लिए साक्षात्कार दिया था। सौरभ ने अपनी सफलता का श्रेय डॉक्टर गोटवाल सहित अपने माता पिता को दिया है। गौरतलब है कि यहाँ लोक प्रशासन विभाग को स्थापित हुए 3 वर्ष हुए हैं। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार साइड में खड़े एक लोडिंग टेम्पो को सामने से आ रही कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो यहां स्थित ब्रेड कंपनी में सामान भरने के लिए जाने वाला था और सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान सामने से आई कंटेनर गाड़ी मुड़ते समय बैलेंस नहीं संभाल पाई और सीधे टेम्पो में जा भिड़ी। इसके चलते टेम्पो का आगे का शीशा टूटकर
ड्राइवर मामरूर खान के सिर में घुस गया। उसे ESIC अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर दुर्घटना के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कट्टे से डराकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने दोषी पर 62,500 रुपए का अर्थदंड भी दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता ने 27 सितंबर 2023 को एक रिपोर्ट कोट कासिम थाने में पेश की थी। इसमें गाँव के एक व्यक्ति पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे। वहीं IEO नंदलाल द्वारा अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश किया गया था। अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी अनुशंसा की गई है। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण दंडादेश सुनाते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास तथा 62,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2023 को कोट कासिम थाने में पहुंचकर एक लिखित तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति रात को करीब 12 बजे दीवार फांदकर उनके घर जबरन घुस आया और कट्टे से डरा धमका कर तथा उसे तथा उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। इसके पश्चात भी लगभग 1 वर्ष तक आरोपी पीड़िता को जब वह कॉलेज जाती तो उसे बस स्टॉप से जबरन उतार कर और कट्टे से धमका कर उसे होटल वगैरह में लेके जाता और उसके साथ जबरन बलात्कार करता। दिनांक 25/9/2023 को भी आरोपी पीड़िता को बस स्टॉप से डरा धमका कर और एक होटल लेके गया और वहां ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील फोटो व वीडियो अपने मोबाइल में खींच ली। इसके पश्चात मुकामी थाना पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान यह तथ्य भी सामने आया कि मुलजिम एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके विरुद्ध 6 अन्य मुकदमे भी जो गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के थे वो न्यायालय में विचाराधीन थे। तत्पश्चात मुकामी थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 32 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को यह सजा सुनाई है। पीड़िता को भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 2 लाख रुपए दिलवाए जाने की माननीय न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई। माननीय न्यायालय द्वारा इस दंडादेश में विशेष टिप्पणी करते हुए लेखबद्ध किया है कि अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध में घोर अमानवीयता, पीड़िता की कोमल आयु तथा समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा न्याय के हित को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटे की शादी के लिए लिया लोन लेकिन ऑनलाइन ठगी के हुए शिकार। तुलेड़ा निवासी पीड़िता ने करवाई FIR। रशिया में मृत मेडिकल स्टूडेंट की शव वापसी की मांग पर बाजार रखे बंद। लक्ष्मणगढ़ में बेमियादी धरना भी हुआ आरंभ। एक बांध में मिली थी लापता युवक की लाश। शहर में वाहन चोरियों का सिलसिला फिर हुआ आरंभ। कार, स्कूटी सहित बाइक हुई पार। और एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइव अभियान हुआ आरंभ और स्पीड में गाड़ी नहीं चलाने को लेकर भी की समझाइश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है
एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL टीवी, भरोसा अलवर का।